हम लोग 10वीं कक्षा के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बता रहे थे और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको पीछे के 2 वीडियो में बता चुके हैं। और पीछे के 2 वीडियो में हम आपको मानव नेत्र और दृष्टि दोष के बारे में बताए थे। पहले पार्ट वाले वीडियो में हम आपको मानव नेत्र के बारे में बताए थे और दूसरे पार्ट वाले वीडियो में हम आपको दृष्टि दोष के बारे में बता रहे थे। और दृष्टि दोष में हम आपको बताए थे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। और पिछले वीडियो में यदि आप हमारा पिछला वीडियो पूरा देखे होंगे तो उसमें हम आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों अच्छी तरह से हम कंप्लीट करा चुके थे। और इस वीडियो में हम आपको जरा दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे, उसके बाद अबिंदुकता के बारे में बताएंगे और उसके बाद जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में और बचे हुए हैं सभी को हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जहां तक हम आपको पिछले वीडियो में खत्म किए थे उसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वहां से हम आपको एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। फिर से हम आपको बता दें कि हम पिछले वीडियो में आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इन दोनों के बारे में बता चुके थे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका उपचार किस लेंस से किया जाता है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है। उसी प्रकार से हम आपको दूर दृष्टि दोष के बारे में भी बताए थे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका उपचार किस लेंस से किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है और इसका उपचार क्या होता है और उसी प्रकार से हम आपको अबिंदुकता के भी बारे में बताएंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जरा दृष्टि दोष होता क्या है। देखेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में कि वैसा दृष्टि दोष जिनमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर का बिंदु भी प्रभावित होता है जरा दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में हम आपको बताए थे कि निकट में होता था कि निकट की बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़ती थी लेकिन दूर की बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी। और उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष में हम आपको बताए थे कि उसमें दूर की बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़ती थी और निकट की बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि न तो इसमें निकट की बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और न ही दूर की बिंदु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मतलब कि निकट और दूर दोनों बिंदु इसमें प्रभावित होता है। यह जो रोग होता है वह प्रायः बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों के थक जाने के कारण होता है। आप बुजुर्ग आदमी को देखे होंगे, बूढ़े आदमी को देखे होंगे कि बुजुर्ग आदमी को, बूढ़े आदमी को न तो नजदीक का वस्तु साफ दिखाई पड़ता है और न ही दूर का वस्तु उनको साफ दिखाई पड़ता है। तो हम आपको बताएं कि इसमें दूर और नजदीक दोनों का बिंदु प्रभावित होता है। और यह क्यों होता है? तो यह सिलियरी मांसपेशियों के थक जाने के कारण होता है। इसमें 2 तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब जरा दृष्टि दोष में 2 तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी अधिक होता है और दूसरा प्रकार का जो लेंस प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी कम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा जरा दृष्टि दोष में 2 प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला अवतल लेंस जिसका फोकस दूरी अधिक होता है और दूसरा होता है उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी कम होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो देखिए जरा दृष्टि दोष का जो उपचार होता है वह बाइफोकल लेंस या फिर हम लोग इसे द्विफोक्सी लेंस भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो आपको बताना है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है। फिर से हम आपको एक बार बता दें कि निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग अवतल लेंस से करते थे, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से करते थे, लेकिन जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस के माध्यम से करेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे कि जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए कि जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण होता है कि सिलियरी मांसपेशियों के थक जाना। मतलब सिलियरी पेशियों के थक जाने के कारण ही जरा दृष्टि दोष होता है। अब हम लोग अगला प्रकार का जो दृष्टि दोष होता है और जो सबसे लास्ट दृष्टि दोष है जिसका नाम है अबिंदुकता। तो
तो अब हम लोग अबिंदुकता के बारे में देखेंगे कि यह क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका उपचार किस लेंस के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए, जो अबिंदुकता होता है यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है। यहाँ से आप देखिए, जिसके कारण कभी गोल वस्तु भी लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु भी गोल दिखने लगता है। मतलब अबिंदुकता में क्या होता है कि कोई लंबा वस्तु है वह गोल दिखाई पड़ता है और कोई गोल वस्तु है वह लंबा दिखाई पड़ने लगता है। इसका मतलब कि उसकी आंखों में अबिंदुकता दृष्टि दोष है। इसका मुख्य कारण होता है कॉर्निया का वक्र हो जाना। हम आपको सबसे पहले वीडियो में बताए थे मानव नेत्र के बारे में, उसमें हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र का एक प्रमुख हिस्सा कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया जब वक्र हो जाता है, वक्र कहने का मतलब कि मुड़ जाता है, तो इसी के कारण होता है अबिंदुकता। अब देखिए, इसका उपचार किस लेंस के माध्यम से किया जाता है हम लोग नीचे देखेंगे। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि अबिंदुकता का उपचार किस लेंस के माध्यम से किया जाता है, तो हम लोग को लिखना है कि अबिंदुकता का उपचार बेलनाकार लेंस के माध्यम से किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अबिंदुकता का उपचार बेलनाकार लेंस के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र की बेलनाकार लेंस का इस प्रकार का चित्र होता है। तो आप सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कर देते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है, जरा दृष्टि दोष का उपचार बाइफोकल या फिर द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है, और सबसे लास्ट होता है अबिंदुकता। इसका उपचार हम लोग बेलनाकार लेंस से करेंगे। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका भी हम लोग उत्तर देख लेंगे, जो कि आपको ऊपर में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के सामान्य दोषों का नाम लिखिए। सामान्य दोष कहने का मतलब कि दृष्टि दोष का नाम लिखना है। तो मानव नेत्र के कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, तो हम आपको ऊपर में बार बार बताए, रिपीट करके बताए, आपको समझा करके बताए कि मानव नेत्र में 4 प्रकार के दृष्टि दोष होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। और उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो हम आपको इसके बारे में भी ऊपर में बता चुके हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। और इसका उपचार हम आपको बताए कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ब्लैक बोर्ड के काफी नजदीक बैठा हुआ है। मतलब कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है जो काफी नजदीक बैठा हुआ है ब्लैक बोर्ड के, लेकिन वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थ है। असमर्थ कहने का मतलब कि ब्लैक बोर्ड के काफी नजदीक में बैठा हुआ है, इसके बाद भी वह ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इसे वह नहीं पढ़ सकता है, मतलब उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको बताना है कि वह किस दोष से पीड़ित है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। कहने का मतलब आप समझिए कि उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड के काफी नजदीक में बैठा हुआ है, इसके बाद भी उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और हम आपको बताए हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न पड़े और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़े, तो वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो यही इसमें कह रहा है कि उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कि उस विद्यार्थी को, उस छात्र को दूरदृष्टि दोष है। और हम आपको बताए हैं कि दूरदृष्टि दोष का जो उपचार होता है वह उत्तल लेंस के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर यही होगा कि वह छात्र को दूरदृष्टि दोष है और उसका उपचार उत्तल लेंस से किया जा सकता है। तो चलिए, हम आशा करते हैं आपको चारों प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, अबिंदुकता क्या होता है और जरा दृष्टि दोष क्या होता है। हम आशा करते हैं कि यदि आपको इन चारों दृष्टि दोष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से बता दीजिएगा। अब चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। मतलब जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है कभी बढ़ जाती है, कभी अपने आप घट जाती है, मतलब कभी भी सेम नहीं रहती है, आपस में बदलते रहती है। उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो यदि समंजन क्षमता का परिभाषा लिखने के लिए आए तो आपको बताना है कि आंखों की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि परास क्या है। यहाँ पर परास की जगह विस्तार लिखा गया है जो कि गलत है। यहाँ पर होगा दृष्टि परास क्या है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं कि निकट के बिंदु तथा दूर के बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। ऊपर में भी यह क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि निकट के बिंदु तथा दूर के बिंदु दोनों को जो बीच का दूरी हुआ उसी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। अब कहने का मतलब समझिए कि मान लिया कि निकट का बिंदु है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, निकट का बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर का बिंदु हो गया 100 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो बीच के दूरी हुआ, जो 75 सेंटीमीटर इसके दोनों के बीच का दूरी हुआ, उसी को हम लोग बोलेंगे दृष्टि परास। तो आप समझ गए होंगे दृष्टि परास के बारे में। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी तक आप ऊपर में पढ़ रहे थे कि दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा ही हम लोग दूरदृष्टि दोष का उपचार क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करने का कार्य करता है। अब जिस व्यक्ति को दूर की बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उत्तल लेंस क्या करता है कि जितने भी प्रकाश की किरण आसपास में होते हैं सभी को एक बिंदु पर जमा कर देता है, जिससे व्यक्ति को दूर देखने में जो परेशानी होती है वह उसे आसानी से दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए हम लोग दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करने का कार्य करती है। तो चलिए आपको दृष्टि दोष के बारे में बस यहीं तक आपको पढ़ना था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। आप सभी लोग प्रिज्म के बारे में जानते होंगे, प्रिज्म को देखे होंगे। अगर नहीं जानते हैं, नहीं देखे होंगे, तो आज हम आपको इस वीडियो में प्रिज्म के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 फलकों से घिरा रहता है। जो प्रिज्म होता है वह कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का बना हुआ होता है, और सबसे बड़ी बात कि वह पारदर्शी होता है और उसका कोई भी 2 फलक आपस में समांतर नहीं होता है। तो उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म का परिभाषा फिर से एक बार देख लीजिएगा कि कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है तथा जिसका कोई 2 फलक आपस में समांतर नहीं होता है, उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्रिज्म का फोटो दिखाया गया है, तो आप इस फोटो को देख करके प्रिज्म के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिज्म को समझ सकते हैं, जिसमें आपको साइड में यह बताया गया है कि प्रिज्म में आपतित किरण कैसे होता है, आपतन कोण कौन होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, निर्गत कोण क्या होता है, I बराबर E कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रिज्म में बताया गया है। तो यदि हम आपको यहाँ पर मोटा मोटी समझा दें तो आप देखिए कि जो यह प्रिज्म है वह एक ट्रायंगल के आकार का होता है। कहने का मतलब त्रिभुज के आकार का होता है। तो इसमें देखिए आप यदि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इसमें यहाँ पर C बिंदु है और यहाँ पर B बिंदु है। तो B से C की तरफ एक किरण जा रही है, इसी को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। यदि आप प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन वाला चैप्टर ध्यान से देखे होंगे तो आप आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि उस चैप्टर में हम आपको वहाँ पर विस्तार से बताए हैं। तो यहाँ पर जो BC हो गया वह आपतित किरण हो गया। और यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो C बिंदु के पास एक कोण बन रहा है जिसका नाम यहाँ पर हम दिए हैं I। तो जो यह कोण है वह कोण हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है, वह कोण हो जाएगा आपतन कोण। और उसी प्रकार से देखिए तो जब यह आपतित किरण प्रिज्म के पार करती है तो नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक कोण बनता है जिसका नाम हम यहाँ पर दिए हैं
आर, तो यह हो जाएगा अपवर्तन कोण। इसी प्रकार से आपको प्रिज्म में सारे कुछ हम आपको बताए हैं कि आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आपको नीचे विस्तार से बताए हैं, बारी बारी से बताए हैं कि अपवर्तन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बारी बारी से विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपवर्तक कोण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तक कोण के बारे में जानेंगे। तो अपवर्तक कोण का परिभाषा होगा कि प्रिज्म के दो फलकों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि अपवर्तक कोण क्या होता है, तो आपको बताना है कि प्रिज्म के दो फलकों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। उसके बाद होता है कि विचलन कोण क्या है, तो आपको बताना है कि बढ़ाए गए आपतित किरण, जो आपतित किरण, जैसे यहाँ पर एक प्रिज्म है और यदि इधर से आपतित किरण आ रही है, तो यदि हम लोग इस किरण को इस तरफ यदि हम लोग बढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ से यह वापस आती है, तो जो यह बढ़ाए गए किरण हो गया और निर्गत किरण, जो यह बढ़ाए गए किरण हो गया और यदि यहाँ पर मिल रही है, तो दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे हम लोग डेल से सूचित करते हैं। तो विचलन कोण यदि आपसे पूछता है तो आप बताइएगा कि बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है, उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, त्रिपार्श्व प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका दो सम्मुख फलक आपस में समांतर न हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाते हैं। यहाँ पर प्रिज्म दूसरा हो गया और त्रिपार्श्व प्रिज्म दूसरा हो जाता है। तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका दो सम्मुख फलक आपस में समांतर न हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाते हैं। अब यहाँ पर सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यह त्रिपार्श्व प्रिज्म होता है, इसमें तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिपार्श्व प्रिज्म में कितने आयताकार और कितने त्रिभुजाकार सतह होते हैं, तो आपको बताना है कि आयताकार सतह की संख्या होती है 3 और त्रिभुजाकार सतह की संख्या होती है 2। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण विक्षेपण के बारे में हम आपको बताते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी श्वेत होता है। तो श्वेत प्रकाश को या फिर सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है और विभक्त होने के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि आप सभी लोगों को पता होगा कि श्वेत प्रकाश यानी कि उजला प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। हम आपको ऊपर भी बताए थे, जो होता है बैनी आह पिनाला। ठीक है, इसके बारे में हम आपको नीचे विस्तार से बताएंगे। तो सूर्य के प्रकाश को यदि 7 रंगों में विभक्त करना है, तो आपको सूर्य को प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारना पड़ेगा। और यदि सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है, तो वह विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसी विभक्त होने की घटना को, सभी रंगों के अलग अलग होने की घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आगे आपको नीचे चित्र के माध्यम से यहाँ से विस्तार से समझाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि बीच में यदि एक प्रिज्म रखा गया है और इधर से जो आपतित किरण आ रही है, यह सूर्य का प्रकाश है या फिर श्वेत प्रकाश है। मतलब किसी सूर्य के प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से होकर के गुजार रहे हैं। तो प्रिज्म के दूसरी तरफ 7 रंग हमें प्राप्त होते हैं, जो होते हैं बैजानी पिनाला। बैज का मतलब होता है बैगनी, जा का मतलब होता है जामुनी, नी का मतलब होता है नीला, हा का मतलब होता है हरा, पी का मतलब होता है पीला, ना का मतलब होता है नारंगी और ला का मतलब होता है लाल। तो इस प्रकार से आप 7 रंगों को भी याद कर सकते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं या फिर सूर्य का प्रकाश का मिश्रण कितने रंगों का होता है, तो आपको बताना है कि 7 रंगों का होता है। और आप सिर्फ इसे याद रखिएगा, बैजा निह पिनाला, इससे आप सभी रंगों का नाम भी आसानी से बता दीजिएगा। तो अब हम लोग इसी से संबंधित आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप लोग को याद करना है। तो देखिए,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, जामुनी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, नीला का क्या होता है, हरा का क्या होता है, पीला का क्या होता है, नारंगी का कितना होता है और लाल का कितना होता है। तो जो बैगनी का होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। एक यदि ऊपर में एक बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब कि एंगस्ट्रॉन इसको हम लोग बोलते हैं। तो बैगनी का एंगस्ट्रॉन होता है 4000, जामुनी का होता है 4500 एंगस्ट्रॉन, नीला का होता है 4800 एंगस्ट्रॉन, हरा का होता है 5400, पीला का होता है 5800, नारंगी का होता है 6000 और लाल का होता है 7900 एंगस्ट्रॉन। तो आपसे परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है कि बैगनी रंग का सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आपको हर्ट्ज में भी इसको निकाला गया है कि जैसे बैगनी का हो जाता है 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस प्रकार से आप सभी का भी हर्ट्ज में भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे आपको पढ़ना है कि वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हम आपको यहाँ से नीचे जितने भी सारे भी क्वेश्चन अभी शेष बचे हुए हैं इस चैप्टर में, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना समझ आया, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कम से कम एक लाइक अवश्य करिए, अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।